वेलकम टू एके स्टडी जोन। आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोग सेट 8 तक जिक्र कर चुके थे। आज हम लोग सेट 9 करेंगे, जिसमें 50 जीके और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन करेंगे और 25 साइंस का क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्वेश्चन का डिस्कस फुल एनालिसिस के साथ करते हैं ताकि कोई भी डाउट ना बचे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर लोड कर दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाए। वहाँ पे एवरीडे जीके का क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाता है। इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जरूर बताइएगा कि कैसा कंटेंट आप लोगों को लगा। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, निम्न स्तरीय वस्तुएं। निम्न स्तरीय वस्तुएं में मांग का नियम असफल हो जाता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। बाजार का प्रकार, विक्रेताओं तथा क्रेताओं की संख्या। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अल्पाधिकार। अल्पाधिकार क्या होगा? कुछ बड़े विक्रेता तथा अत्यधिक क्रेता। एकाधिकार का मतलब होता है एक विक्रेता परंतु अत्यधिक क्रेता। और पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब होता है अत्यधिक विक्रेता तथा क्रेता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जब संविधान बना था तो उस समय मौलिक अधिकार की संख्या 7 था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को निकालकर अनुच्छेद 300 के क में रख दिया। और वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है वह 6 है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। और याद रखिएगा कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार के रिट जारी होता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में 5 प्रकार के रिट जारी होता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर होता है बी। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता। आपातकाल का जिक्र अनुच्छेद 352 में है। जब अनुच्छेद 352 एक्टिव होता है तो 2 अनुच्छेद को यह एक्टिव करता है, एक अनुच्छेद 358 और दूसरा अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 358 स्वतंत्रता का अधिकार को स्थगित कर देता है और अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी अधिकारों को स्थगित कर देता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 20 में दिया गया है अपराधियों के दोष सिद्धि में संरक्षण और अनुच्छेद 21 में दिया गया है निजता का अधिकार या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार के स्वतंत्रता के बारे में जिक्र किया गया है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, यहाँ होगा भारत का प्रथम वायसराय, क्योंकि इसमें गवर्नर जनरल कहीं नहीं दिया है, क्योंकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? वायसराय। तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। आप जानते हैं इसके बारे में, विशेष तथ्यों के बारे में। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य। याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल का पद 1858 में खत्म कर दिया गया था, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके क्राउन का शासन लागू हुआ था और उस समय वायसराय का पद आया था। तो वायसराय का पद कब आया था? तो 1858 में आया था। ठीक है, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉर्ड कर्नवालिस को डैश के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए लॉर्ड कर्नवालिस को जाना जाता है। लॉर्ड कर्नवालिस को भारत का सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। अब जानते हैं कुछ विशेष तथ्य। 1793 ईस्वी में इसके द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त का अन्य नाम है इस्तमरारी बंदोबस्त या सूर्यास्त बंदोबस्त। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में लागू हुआ था। दूसरा बात कि इस समय सिविल कोड लागू किया गया था लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा, इसको भी याद रखिएगा। और लॉर्ड कर्नवालिस का जो समाधि है वह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। यह बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि कौन ऐसा गवर्नर जनरल था जिसका समाधि भारत में है, तो वह हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस, जिसका समाधि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य सीमा रेखा है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसए के बीच में यह सीमा रेखा है। जबकि 17वीं समांतर रेखा है वो किसके किसके बीच में है, तो वो हो जाएगा उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच में। वर्तमान में ये नहीं है क्योंकि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में जो सीमा है वो है मैगिनॉट सीमा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का तापमान कम कर देता है। ला नीना क्या होता है, जल का तापमान कम कर देता है, जबकि एन लीना जल के तापमान को वृद्धि कर देता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश वाले सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध है जो उन्हें कोई भी संपादित करने के साथ अपना आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, खुले स्रोत। क्या आंसर हो जाएगा इसका, खुले स्रोत। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था। वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वो था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का जो गुलाम था वो था बलबन। ठीक है, याद रखिए इसको। इल्तुतमिश का पुत्री था रजिया सुल्तान जो दिल्ली का शासकिया बनी थी, इसीलिए भारत का प्रथम महिला शासकिया कहा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले उस दर्रे का नाम क्या है जिससे 1962 में भारत पर चीन आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में फिर से उसे खोल दिया गया क्योंकि दोनों देशों के सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा के अलावा अन्य 2 दर्रा और खोला गया था। एक था शिवकिला दर्रा और एक था लिपुलेख दर्रा। शिवकिला दर्रा कहाँ है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है, और लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो यह उत्तराखंड में है। इसको भी याद रखिएगा। ये दोनों दर्राओं के साथ भी भारत और चीन के बीच में क्या होता है, व्यापारिक संबंध जुड़ा हुआ है। और 2006 में याद रखिएगा कि उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, 16 उपन्यास के लिए किस लेखक को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राणा दास गुप्ता को। राणा दास गुप्ता को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, लंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी वह कला है जिसमें फैब्रिक पर रूपांकनों के सुशोभित एवं संरेखित विन्यासों का उल्लेख किया गया है। यह डैश राज्य के तारापुर गांव में देखी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो तारापुर गांव है यह महाराष्ट्र मत समझ लीजिएगा। यह तारापुर जो गांव है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सूचना और प्रौद्योगिकी। प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत जो डायरेक्ट प्रकृति से संबंध रहता है वह प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे मछली पालन, खेती, खनन, ये सब किसके अंतर्गत आता है, प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग या विनिर्माण आता है, और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, सेवा आता है। तो याद रखिएगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा आता है। ठीक है, प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत खनन, मछली पालन, मत्स्य पालन जो हो गया, कृषि वगैरह ये सब आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहा जाता है। आधी रूप से या पूरी तरह से समुद्र से अलग जल के विस्तार को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है लैगून झील। जैसे एग्जाम्पल हो गया चिल्का झील एक लैगून झील है, पुलिकट झील भी एक लैगून झील है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार में बाल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष होने तक बच्चे को कितने रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 रुपए प्रति माह 18 वर्ष होने तक बच्चा को दिया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के द्वारा नागरिकता दिया जाता है। यह भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का जिक्र किया गया है। नागरिकता जो लिया गया है यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, और भारत का जो नागरिकता है वह एकल नागरिकता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, अलार कलाम कौन थे। तो अलार कलाम कौन थे, तो यह बुद्ध के एक गुरु थे, बुद्ध के गुरु थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान। 9 नालंदा विहार जो है वह पाली अनुसंधान संस्था के लिए विख्यात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अजात शत्रु। अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का हत्या कर देता है और उदयन अजात शत्रु को हत्या कर देता है। ठीक है, इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और यह कौन हो गया? हर्यक वंश के सब है। ठीक है, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? तो बिंबिसार हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक जगह का स्थापना किया हुआ था सोन एवं पुनपुन नदी पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अजात शत्रु। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंडी। दंडी ने क्या लिखा है? 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? तो अबुल फजल को सलीम या जहांगीर ने मरवा दिया था। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, शहजादा सलीम। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जहांगीर। जहांगीर के द्वारा 2 अस्पा एवं सी अस्पा शुरू किया गया था। जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए इसका नाम था सलीम। अकबर इसको प्यार से शेखू बाबा कहते थे। न्याय के जंजीर जो सोना का था इन्हीं के समय लगा हुआ था। ठीक है, और याद रखिएगा चित्रकला इस समय बहुत प्रसिद्ध है। चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया है जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, और इन्होंने तंबाकू को प्रतिबंध लगा दिया था। तो इतना आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जहांगीर। अकबर के द्वारा जब्ती प्रणाली शुरू किया गया था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुरु गोविंद सिंह। सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे और इसका हत्या किसके द्वारा कर दिया गया था? फांसी पर चढ़ा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे और गुरु अर्जुन देव को फांसी पर किसने चढ़ा दिया था? तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा दिया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शन। ऑप्शन ए है हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड ब्लेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड कर्नावलिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है। लॉर्ड कर्नावलिस नहीं था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो थे वारेन हेस्टिंग्स थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था शुरू किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्नावालिस के द्वारा अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 1793 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सन 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 ईस्वी में किया गया था और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा DAV दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल का स्थापना किया गया था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ए, स्वदेशी आंदोलन, बी, खिलाफत आंदोलन, सी, सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और डी, भारत छोड़ो आंदोलन। तो हम लोग जानते हैं कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। और उस समय कहाँ थे गांधी जी? तो उस समय दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी थे, क्योंकि 1893 से लेके 1915 तक वह दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्षों तक रहे और 9 जनवरी 1915 को वो कहाँ आते हैं? तो भारत में आते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी शामिल नहीं थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? वैलेंटाइन सिरोल, इंडियन स्ट्रगल, यह गलत है। रफीक जानकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अन्य सभी को भी देख लेते हैं। वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा पुस्तक लिखा गया है इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है वो लिखा गया है इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। BD सावरकर के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया वह लिखा गया है हिंदुत्व। और अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक लिखा गया है यह लिखा गया है लाला लाजपत राय के द्वारा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध किसके लिए है? तो केरल का जो कुट्टानाड है वह प्रसिद्ध है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है पाल घाट।
तो याद रखिएगा, एग्जाम ये बहुत बार पूछा है। तो ये VVI क्वेश्चन है कि पाल घाट जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत के बीच में स्थित है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है श्रीहरिकोटा अवस्थित है कौन से द्वीप के पास में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पुलिकट झील के समीप में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। ठीक है, पुलिकट झील जो है वह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। यह कौन है? तो यह एक लगून झील है, पुलिकट झील। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी किनारे स्थित नहीं है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। फतेहपुर, यह गंगा नदी किनारे स्थित है। भागलपुर, यह भी गंगा नदी किनारे स्थित है। कानपुर, यह भी गंगा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, उत्तरकाशी, यह गंगा नदी किनारे स्थित नहीं है, यह भागीरथी नदी किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तरकाशी, जो भागीरथी नदी किनारे स्थित है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? ऑप्शन हम लोग देखते हैं। बरगी, बरगी बांध है वह नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर बांध भी नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सागर बांध भी नर्मदा नदी पर है। बाण सागर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, बाण सागर बांध है वो कौन सा नदी पर है? तो यह सोन नदी पर है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा? डी, जो नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। बाण सागर बांध सोन नदी पर स्थित है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से कच्चा रेशम प्राप्त होता है। जबकि सर्वाधिक रेशम कहाँ से उत्पन्न होता है? तो वो होता है कर्नाटक से। जूट के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो जूट के लिए पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है। सबसे अधिक जूट कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। लेकिन सबसे वही पूछेगा कि कौन से देश में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है? तो वह हो जाएगा उसका राइट आंसर बांग्लादेश। दूसरा स्थान पर कौन हो जाएगा? तो भारत। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, ये सही है। इंडियन टेलीफोन रायबरेली, ये भी सही है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, ये गलत है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये नोएडा नहीं है, कहाँ है? तो यह बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलोर में है। तो याद रखिएगा, ये कहाँ हो जाएगा? बेंगलोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो सुमेलित नहीं है, बाकी सब क्या है? सुमेलित है। तेल सोदा कारखाना मथुरा, ये भी सही है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, भारतमाला परियोजना जो है सड़क से संबंधित है और यह जो शुरू किया गया था 2015 में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा। और भारतमाला जो परियोजना है वह सड़क से संबंधित है। और एक परियोजना है सागरमाला, एक परियोजना है सागरमाला जो बंदरगाह से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। एक परियोजना है सागरमाला, ये भी स्टार्ट किया गया था 2015 में ही। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है वो कहाँ स्थित है? वह है जर्मनी में स्थित। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जर्मनी। आइए देख लेते हैं राजधानी कहाँ है। जर्मनी की राजधानी हो जाएगा बर्लिन, रूस की राजधानी हो जाएगा मॉस्को, फ्रांस की राजधानी हो जाएगा पेरिस और यूक्रेन की राजधानी हो जाएगा कीव। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विक्टोरिया झील। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, विक्टोरिया झील, जो तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। नंबर 40 है उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आयन मंडल। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए आयन मंडल जिम्मेदार है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है बिहार के किस जिले में दलदली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, किशनगंज जिला। किशनगंज जिला में दलदली मिट्टी पाया जाता है क्योंकि यह तराई का क्षेत्र है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है स्टेडियम और शहर का कौन सा मिलान गलत है? चलिए देखते हैं। खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर सही है। जगजीवन राम स्टेडियम खगौल सही है। इंदिरा गांधी स्टेडियम मुंगेर, यह गलत है। इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है वो कहाँ है? तो वह पूर्णिया है। इसको याद रखिएगा। इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ है? पूर्णिया में स्थित है। इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया, सही से लिख दे रहे हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ है? तो पूर्णिया में है, पूर्णिया। ठीक है, और राजेंद्र स्टेडियम कहाँ है? तो यह छपरा में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, इंदिरा गांधी स्टेडियम मुंगेर नहीं है, कहाँ है? पूर्णिया में है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग का स्थापना जो हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को स्थापना हुआ था योजना आयोग का। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 2014 में योजना आयोग को क्या किया गया है? समाप्त कर दिया गया है। और 1 जनवरी, याद रखिएगा, 1 जनवरी
2015 को नीति आयोग का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। तो इतना बात याद रखिएगा। और प्रथम नीति आयोग के जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो नरेंद्र मोदी। योजना आयोग या नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जीएसटी के बारे में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जीएसटी भारत में प्रचलित सभी करों को समाप्त कर देता है। यह गलत है, ठीक है। इसका स्थापना जो हुआ था 1 जुलाई 2017 को हुआ था, यह सही है। और 101वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, यह भी याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के संविधान में सम्मिलित संवर्ती सूची किस देश से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची लिया गया है। जबकि मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है वो लिया गया है सोवियत संघ से। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। तो याद रखिएगा, इसको रखा गया है तीसरे स्थान पर। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है और इस मौलिक कर्तव्य में तीसरे स्थान पर रखा गया है प्रभुता, एकता और अखंडता को। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है, तो हो जाएगा वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। ठीक है, किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है, तो अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में जिक्र किया गया है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, 23 धाराएं हैं। इसका याद रखिएगा, कितने धाराएं हैं, 23 धाराएं हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में किसका एक का क्षेत्राधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता, कोलकाता का क्षेत्राधिकार है। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है, मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अछूत विवाद का सूत्रपात किया था, गठित किया गया था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। बीपी मंडल आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1979 में हुआ था। किसके लिए क्या हुआ था, तो ओबीसी के लिए हुआ था, पिछड़े आयोग के लिए गठन किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग 25 क्वेश्चन साइंस का करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, छाल से दालचीनी प्राप्त होता है, याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है, सबको मालूम है। जिंक लीजिएगा पर्याप्त मात्रा में तो इंसुलिन बना रहता है। ठीक है, तो इंसुलिन को कमी को पूरा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जिंक लिया जाता है। क्या लिया जाता है, जिंक, याद रखिएगा, जिंक। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है, जिन प्राणियों में शरीरीय गुहा नहीं पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है अगुहिये। क्या कहा जाता है, अगुहिये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 54 है, गति के दूसरे नियम के अनुसार दिए गए बल के लिए त्वरण वस्तु के डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, द्रव्यमान के। एफ बराबर एम ए, याद रखिएगा, फोर्स बराबर मास गुने एक्सीलरेशन, और इसका जो होता है ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है, कमरों में गर्म रखने या खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक में तारों की जो कुंडली होती है उसे डैश कहते हैं, उसे अवयव कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी, अवयव। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है, डैश को समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, नमक को समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बड़ी आंत का जो भाग होता है सिग्मोइड कोलन होता है। ठीक है, बड़ी आंत में क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है, और छोटी आंत में क्या होता है, तो छोटी आंत में विलाई के द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेंडन। टेंडन जो होता है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, जबकि लिगामेंट जो होता है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ये भी याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है, पायरहिलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पायरहिलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नंबर 60 है, विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। वोल्ट किसका होता है, तो विभव का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है, और कूलॉम आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी,
निर्वात में कितना इसका वेग होता है, तो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, तो यह याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खरा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होती है। तो आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होता है 1.50 को हम आधा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.75 मीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है पसीने का मुख्य उपयोग क्या है। तो पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर के ताप का नियंत्रण करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है क्रोमोटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो क्रोमोटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 है आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयोग तो हो रहा है, इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सोडियम का उपयोग करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 है निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्राफीन केवल कार्बन से बना होता है। ग्राफीन का प्रयोग एलसीडी एवं एलईडी में किया जाता है, एलसीडी एवं एलईडी में किया जाता है, ठीक है। आगे 67 है निम्न अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। तो निम्न अश्रु गैस की तरह किसे काम में लेते हैं, तो अमोनिया को लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, अमोनिया को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 है निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस बिल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन बिल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 है ताना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ताना काट किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है पीट पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिका का सहेती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, अंडाशय। अंडाशय में पीट पिंड पाया जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती है। तो लाल रक्त कणिकाएं या अस्थिमज्जा बनती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, या अस्थिमज्जा में बनती है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 है हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, यह हरे पौधे का प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, करौंदा। करौंदा में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करता है, यह गलत है। स्टार्च आयोडीन के साथ में रंग प्रदान करता है जबकि सेलुलोज रंग प्रदान नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 75 है निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आयोडीन मिली होती है। तो कौन सा हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन में क्या मिला होता है, आयोडीन मिला होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा थायरोक्सिन हार्मोन, यह थायराइड ग्रंथि से यह हार्मोन निकलता है, गला के पास में रहता है। इसका जो आकार होता है तितली के आकार का होता है। तो यह भी एग्जाम में पूछा है कि किस आकार का होता है, तो तितली के आकार का होता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए।